मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अरविंद केजरीवाल सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। और पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक खतरनाक मिशन चला रहे हैं, जिसके जरिए धीरे धीरे वो सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद पद से इस्तीफा न देने पर भी जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल से ही जनतंत्र चलाऊंगा, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों। किस धृष्टता के साथ, किस निर्लज्जता के साथ और अपनी पार्टी में सभी लोगों को किस चालाकी के साथ किनारे लगाने के बाद इस प्रकार का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। साथ ही केजरीवाल ने दावा किया कि 4 जून के बाद बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल का दावा है कि इस दौरान चुनाव के लिए पूरा दम लगा देंगे। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस देश से तानाशाही खत्म करने के लिए 21 दिन धुआंधार मेहनत करूंगा। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि ऐसी जमानत का क्या मतलब जिसमें आप अपने पद का काम नहीं कर सकते। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। केजरीवाल जी तो 1 तारीख गायब होने वाला है, फिर तो जेल में जाने वाला है। केजरीवाल जी का शोभा ही नहीं देता है। कोई ऐसा बेल में आते हैं क्या बाहर? अरविंद केजरीवाल 50 दिन बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आए। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से पहले वो 10 दिन ईडी की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी ने केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया और कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के एलीट क्लब में शामिल हो गए। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए। ये वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्यता जिन्होंने ली। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर जोरदार हमला किया। जेल जाने वाला और सुप्रीम कोर्ट से रहम के तौर पर बेल पर आने वाला व्यक्ति वो दूसरों को नैतिकता की शिक्षा दे, कितना हास्यास्पद लगता है। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से 3 चरणों का मतदान अब तक पूरा हो चुका है और तीनों चरणों में हर पार्टी अपनी बढ़त का दावा कर रही है। ओडिशा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेगी। पीएम ने दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस 50 सीट भी नहीं जीतने वाली है। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है कि 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस
इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और नवनीत राणा के बीच में जुबानी जंग आगे बढ़ गई है। अब इसमें छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी खुल करके सामने आ गए हैं और वीडियो जारी करके बीजेपी नेता नवनीत राणा को जवाब दिया। अकबरुद्दीन ने कहा कि तुम जाल फेंकोगे, मैं जाल में नहीं आने वाला। हालांकि नवनीत राणा ने कल ओवैसी के तोप वाले बयान पर करारा जवाब दिया था। मैं कहता था ना, सालार भी कहते थे, मैं पहले भी कहता था, अरे चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा। नहीं, मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो। हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई के पुराने वीडियो पर बयान दिया था, जिस पर ओवैसी ने अपने छोटे भाई को तोप बता दिया था, जिस पर नवनीत राणा ने पलटवार किया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। बाबा बागेश्वर की कथा में बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे के लिए वोट मांगे गए थे और इसी के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया और चुनाव आयोग ने कहा कि बाबा बागेश्वर की कथा में जितना पैसा खर्च हुआ था वो सारा पैसा बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे के चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा, जिसके बाद सरोज पांडे की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च राशि 90 लाख रुपए तय की है और सरोज पांडे ने 5 मई तक चुनाव आयोग को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जो दिया था उसके मुताबिक वो 51,67,953 रुपए खर्च कर चुकी है और इस आधार पर सिर्फ 38,32,047 रुपए ही शेष बचे हैं। ऐसे में अगर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा का खर्च 38 लाख रुपए से ऊपर जाता है तो बीजेपी प्रत्याशी तय खर्च सीमा से ज्यादा राशि खर्च करने के मामले में फंसती नजर आएंगी, क्योंकि चिरमिरी में बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम भव्य तौर पर आयोजित हुआ था। हेलीकॉप्टर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे थे और हनुमान कथा के लिए भव्य पंडाल बनाया गया था और इसीलिए चुनाव आयोग को शक है कि सरोज पांडे ने चुनाव प्रचार में 90 लाख रुपए से ज्यादा धनराशि खर्च कर दी है। चुनाव आयोग अब ये पता लगाने में जुटा है कि बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा में कुल कितना खर्च आया था और कुल खर्चे का पता लगाने के बाद ही चुनाव आयोग सरोज पांडे के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। अगर 90 लाख रुपए से ज्यादा खर्च का ब्यौरा मिला तो चुनाव आयोग सरोज पांडे की उम्मीदवारी खत्म कर सकती है। सरोज पांडे के समर्थक पंडाल के बाहर कथा सुनने पहुंचे श्रद्धालुओं को बीजेपी का गमछा पहनाते दिख रहे थे। वहीं खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के बीच सरोज पांडे को कथा का आयोजक बताकर उनके लिए तालियां बजवाई थी। सरोज पांडे जी, आपके द्वारा यह आयोजन करवाया गया संत सम्मेलन, जोरदार ताली बजा करके इनको धन्यवाद दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी और आचार संहिता का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कथा का खर्च सरोज पांडे के चुनावी खर्च में जोड़ने की बात कही है। आयोजन वाले भी आशीर्वाद ले लो, तुमने क्योंकि खर्चा किया। हालांकि इस मामले को लेकर के राजनीति भी गरमा गई है। कांग्रेस ने अब चेतावनी दी है कि अगर सरोज पांडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी इस मामले को कोर्ट लेकर जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अनुमान जताया कि बाबा बागेश्वर की कथा में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कि हमने जो शिकायत की है पूरे प्रमाण के साथ शिकायत की और अगर इस पर निर्वाचन आयोग उचित कार्रवाई नहीं करेगा तो इस मामले को हम लोग न्यायालय तक ले जाएंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए धर्म का सहारा लिया। हालांकि आरोप लगाने के बाद खुद सरोज पांडे सामने आई और उन्होंने कथा आयोजक होने के आरोपों को खारिज कर दिया। कौन कबूला? कोई ऐसा नहीं कबूला उन्होंने, क्योंकि कथा के चुनाव आयोग के पास तमाम वीडियो भी हैं जिसमें सरोज पांडे मंच पर नजर आ रही हैं, जिसको लेकर पूरी संभावना है कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है और इस खुफिया अलर्ट के बाद अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, पीर पंजाल से लेकर के कुपवाड़ा तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि बचे हुए 3 चरणों का चुनाव शांति से कराया जा सके। बताया गया कि घाटी में हो रहे चुनाव से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आका बौखलाए हुए हैं
और मतदान में गड़बड़ी फैलाने के इरादे से किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इस अलर्ट के बाद कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। खुफिया विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि जो पीओके में मिलिटेंट्स के लीडर बैठे हैं, उन्होंने जब कश्मीर में जो हलचल देखी चुनावों को लेकर, इस बार दशकों के बाद जो यहाँ गर्माहट देखी, उसके बाद वो जो है बेचैन हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यहाँ पर चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी हो। वहीं इस अलर्ट के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त अलर्ट में रहते हैं और हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो हाई स्टेट ऑफ अलर्ट और किसी भी इस तरह के चैलेंज को सामना करने के लिए पूरी तरीके से हमेशा तैयार रही। श्रीनगर में 13 मई को मतदान होना है, जिसे देखते हुए कश्मीर में तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर प्लान तैयार किया, जिससे घाटी में किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। कोरोना वायरस एक बार फिर अपने पैर पसारने लगा है। कोरोना का नया वेरिएंट प्लॉट अमेरिका में तेजी से इस वक्त फैल रहा है। अमेरिका में फैल रहा ये कोरोना वायरस ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल सकता है। इसके अलावा दुनिया भर में तापमान बढ़ने के साथ संक्रमण की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। ब्रिटेन, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड में फ्लड के केस मिलने से दुनिया में कोरोना लहर का खतरा मंडरा रहा है और भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट फ्लड को लेकर लोगों की चिंता बढ़ रही है। हालांकि विशेषज्ञों का यह कहना है कि अभी डरने वाली बात नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं अगर बात करें नए वेरिएंट फ्लड के लक्षण की, तो वो ओमिक्रॉन वेरिएंट्स जैसे ही हैं। बुखार, शरीर में दर्द, गले में दर्द, सिर दर्द, नाक बंद होना, मांसपेशियों में दर्द और स्वाद गंध का पता न चलना, पाचन संबंधित समस्याएं होना। ऐसे में अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होता है तो तुरंत आप सतर्क हो जाएं और सबसे पहले डॉक्टर से जाकर के आप मिलें। वायरस से बचने के लिए भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाकर आप जाएं। जरूरत के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल आप जरूर रखें। इसके अलावा हेल्दी डाइट लें और रोजाना एक्सरसाइज करें आप। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आजादी की मांग तेज हो गई है। पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ भारत का तिरंगा झंडा लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और आजादी की मांग की, जिसके बाद मुजफ्फराबाद में जमकर बवाल हुआ। पाकिस्तान की आर्मी ने मोर्चा लेकर आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों के कदम नहीं रुके तो पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही लोगों पर गोली चला दी। नीलम ब्रिज पर पाकिस्तानी फौज ने प्रदर्शनकारियों पर इतनी गोलियां चलाई कि पूरा इलाका ही गोलियों की जोरदार आवाज से गूंज उठा, लेकिन तब भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज ने कई प्रदर्शनकारी नेताओं को हिरासत में ले लिया। पीओके के मुजफ्फराबाद में 5 से 6 घंटे तक प्रदर्शनकारियों और पाक आर्मी के बीच में टकराव जारी रहा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इसीलिए प्रदर्शन में शामिल आम लोगों ने भी इस अत्याचार का उचित जवाब दिया। और जब पाकिस्तानी सेना अपने ही लोगों को जान से मारने पर उतारू हो गई तो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भी सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों के जवानों को बंधक बनाकर मारपीट करते नजर आए। वहीं सामने आए एक दूसरे वीडियो में चारों तरफ धूल का गुब्बार नजर आया। बताया गया कि ये प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस और पाकिस्तान सुरक्षा बलों के जवानों ने जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसकी वजह से वहां आसमान में धूल और धुएं का गुब्बार फैल गया। इसके अलावा कई जगह से पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल महंगाई के खिलाफ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को पाकिस्तान असेंबली के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसकी इजाजत प्रदर्शनकारियों को नहीं मिली थी। और पीओके में धारा 144 लगा दी गई ताकि लोग अपने घरों से बाहर न निकल पाएं, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का शुक्रवार को ही गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद और ददियाल जैसे इलाकों में सड़कों पर उतर आए थे और पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियां तक पलट दी थी। भीड़ के हाथों में पीओके और भारत का राष्ट्रीय झंडा ही दिखाई पड़ा था। दरअसल पीओके के लोग पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। 70 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से लोग नाराज हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही महंगाई और बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। वहीं सस्ता आटा और सस्ती बिजली की मांग वहां पर जोर पकड़ रही है। इसके साथ ही पीओके में आजादी की मांग जोर पकड़ रही है और लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से आजादी चाहते हैं। और इन्हीं मांगों को लेकर पीओके के मुजफ्फराबाद, सुधनोती और मीरपुर में जुल्म के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग भड़के हुए हैं।
और अब आपको बता देते हैं कि बुनियादी मांगों को लेकर के शुरू हुआ ये प्रदर्शन आखिरकार हिंसक क्यों होता चला जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए पंजाब से फ्रंटियर कोर सुरक्षा बलों की तैनाती की है। प्रदर्शनकारियों के दमन के लिए पार्क रेंजर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स को बुलाया गया है। सेना की भारी तैनाती देख करके प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं। ददियाल इलाके में असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पर हमला भी हुआ है। भीड़ ने पुलिस अधिकारियों को जमकर पीटा और उनकी गाड़ियां तोड़ दी, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठीचार्ज के बाद लोग भड़क गए और देखते ही देखते वहां हिंसा भड़क गई। चुनाव के बीच में आंध्र प्रदेश से 7 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। दरअसल पूर्वी गोदावरी के पास एक वैन विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम की तरफ जा रही थी, तभी इस रास्ते में वैन की टक्कर एक दूसरी गाड़ी से हुई और वैन पलट गई। वैन के पलटते ही 7 करोड़ रुपए कैश से भरे बॉक्स खुल गए और नोटों की गड्डियां भी सड़क पर बिखर गई, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 7 बॉक्स में रखे 7 करोड़ रुपए भी जब्त कर लिए पुलिस ने। आत्मनिर्भर देश बनने की राह में भारत ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ताकतवर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल अब स्वदेशी ईंधन से उड़ेगी। कानपुर में इस वक्त मौजूद DMSRD ने ब्रह्मोस मिसाइल के रामजेट इंजन के लिए ईंधन तैयार किया। वैज्ञानिकों की टीम को इस ईंधन को बनाने में 1 साल का वक्त लगा। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल दागने के लिए भारत को रूस से मिलने वाले ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता था। भारत में बने इस खास ईंधन से ब्रह्मोस मिसाइल की लागत में भी कमी आएगी। इस ईंधन की खासियत यह है कि ये -50 से -55 डिग्री के तापमान में भी नहीं जमता है। हाल ही में इस ईंधन का सफल परीक्षण भी किया गया। इस ईंधन के बनने से आने वाले समय में ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण भारत में बढ़ जाएगा। यूपी के सीतापुर से एक दिल दहला देने वाली खबर आज सामने आई है। वहां शराब के नशे में एक शख्स ऐसा शैतान बना कि पहले अपने पूरे परिवार की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मारकर उसने अपनी जान दे दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सीतापुर के पाल्हापुर इलाके की है, जहां इस हैवानियत की खबर मिलते ही लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गांव के लोग जब मौके पर पहुंचे तो वहां घर के हर कोने में लाशें नजर आईं। बताया गया घटना का आरोपी 45 साल का अनुराग ठाकुर नशे का आदी था। परिवार वाले नशा छुड़ाने के लिए उसे नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहते थे। इसी बात को लेकर बीती रात विवाद हो गया, जिसके बाद अनुराग ने पहले अपनी मां और अपनी पत्नी को गोली मारी। इसके बाद 12 साल और 8 साल की दोनों बेटियों और फिर 4 साल के बेटे को गोली मार दी। आरोप है कि बच्चों को गोली मारने के बाद आरोपी ने उन्हें छत से नीचे फेंक दिया। परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जान दे दी। यह वही घर है जिसके स्वामी ने अपनी पत्नी, 3 बच्चों और मां की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद एक सनसनी फैल गई इलाके में। यह रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच का दावा किया है। इन 5 लोगों का मर्डर किया और उसके बाद में खुद को गोली मार ली। पुलिस के द्वारा मौके से जो वेपन है, तमंचा है एक देसी, वो बरामद किया गया है। एक हथौड़ा बरामद किया गया है। वहीं परिजनों ने नशे को इस हैवानियत का कारण बताया। कुल मिला के उनका दारू, उनका नशा और मम्मी तो हमारी मम्मी ताऊ जी सब कहते थे ये बहुत बड़ा खतरनाक है, ये कुछ कर देगा, तो वही समझ लीजिए हो गया। नशे की वजह से घर में अक्सर झगड़े होने की बात भी सामने आई। जी न्यूज़।